नेक्स्ट हम बात करते हैं लीडर 5 क्लॉज 5 लीडरशिप के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। IATF स्टैंडर्ड 16949 2016 और ISO 9001 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं क्लॉज नंबर 5 की ओर, जिसका नाम है लीडरशिप। और 5.1.1 में हम जनरल रिक्वायरमेंट लीडरशिप में देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमने जितने प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए, उसके प्रोसेसेस ऑनर आइडेंटिफाई किए, तो टॉप मैनेजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि कौन लीडरशिप लेगा। अब लीडरशिप लेते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है क्या, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा अकाउंटेबिलिटी लेना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इफेक्टिवनेस बढ़े। Ensuring that the quality policy and quality objective are established for the quality management system and are compatible established for the quality management system with the context and strategic direction of the organization। अभी क्या है कि क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमें एस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और कम्युनिकेट करना है। इंश्योरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेसेस। अभी क्या है कि जो हमारा डिपार्टमेंट का बिजनेस प्रोसेसेस है उसको इंटीग्रेशन करना है, छोटा करना है और उसकी लीडरशिप आइडेंटिफाई करनी है और उस काम को इम्प्लीमेंट करना है। देन प्रमोटिंग द यूज ऑफ द प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग। प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग का क्या यूज है उसको प्रमोट करने के लिए लीडरशिप चाहिए। देन इंश्योरिंग दैट द रिसोर्स नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या रिसोर्स चाहिए, वो अवेलेबल है कि नहीं है, उसके लिए लीडरशिप चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, एफ नंबर है कम्युनिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ effective quality management system and confirming the quality management system requirement, ensuring that the quality management system are achieving its intended result। अभी जो लीडर होगा ना उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। देन engaging directing and supporting person contribute to the effectiveness of the quality management system, promoting improvement, supporting the relevant management roles, demonstrate the leadership as it is applied to their area of responsibility। अभी क्या है, एक लीडर जो है ना उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, इंगेजिंग डायरेक्टिंग सपोर्टिंग ऑफ पर्सन का, इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, इंप्रूवमेंट को प्रमोट करने का, सपोर्टिंग रेलेवेंट जनरेट करने का, रिसोर्स प्रोवाइड कराने का, कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेशन करने का। देन नोट में क्या कहता है कि रेफरेंस टू द बिजनेस इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी interpreted how broadly to mean those activities that are the core to the purpose of the organization, extinct whether the organization is a public, private or profit or non profit ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए जो रेफरेंस बिजनेस का रेफरेंस इस स्टैंडर्ड में ये दिया हुआ है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो पब्लिक, प्राइवेट या नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी हो, लेकिन जो प्रोसेस, जो कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है सारी, वो उस जगह पे हो रहा है ना, तो उसको हम बिजनेस कहेंगे। बिजनेस का टर्म ये है। देन 5.1.1.1 में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज इंक्लूडिंग एट द ए मिनिमम एंटी ब्रेवरी पॉलिसी एंड एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी, विसिल ब्लोअर पॉलिसी आर कॉल्ड द पॉलिसीज कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट पॉलिसीज क्या होता है। कॉर्पोरेट पॉलिसी होने पे प्लांट के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उन सारे इस पॉलिसीज से बंधे हुए होते हैं और इसी पॉलिसीज जो होता है वो आपके विजन, मिशन और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए सपोर्ट करता है। देन उसके बाद हमारा क्या हुआ, प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द इफेक्टिवनेस efficiency of the quality management system to evaluate and improve the organization quality management system। अभी क्या कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी किसका, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, और ये हमारा SI सैंक्शन इंटरप्रिटेशन में एड ऑन हुआ है। देन रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस रिव्यू एक्टिविटीज शैल बी इंक्लूड एज इनपुट टू द मैनेजमेंट रिव्यू। अभी क्या, जब हम अपना MRM करते हैं जो हमारा क्लॉज 9.3 में है, उसका जो इनपुट होगा ना वो भी हमारा ये
रिव्यू, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और का जो रिव्यू है इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का, वो उसका इनपुट कहलाएगा। जो क्लॉज हमारा डिफाइन कर रहा है कि हमारा प्रोसेस ओनर डिफाइन करना है हर प्रोसेसेस पे, तो उसमें हमारा जो 9001 का जो सब्सिक्वेंट दिया हुआ है हमारा रेफरेंस, उसमें हम समझते हैं कि 7.2 जो कंपिटेंस था हमारे 7.2 जो हमारा कंपिटेंस था कि हमें देखना है कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द नेसेसरी कंपिटेंस ऑफ द पर्सन डूइंग वर्क अंडर इट्स कंट्रोल दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी क्या है कि जो प्रोसेस ओनर है ना, उनकी ये सारी कंपिटेंस होनी चाहिए। बी नंबर है इंश्योर दैट दीज पर्सन आर कंपिटेंट ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट एजुकेशन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। अभी देख लीजिए, उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसका इवोल्यूशन होना चाहिए। देन है where applicable take actions to acquire the necessary competence and evaluate the effectiveness of the action taken। अभी क्या है कि यदि वो बंदा जो प्रोसेस ओनर आपने डिफाइन किया है, वो यदि कंपिटेंस नहीं है, तो उसको कंपिटेंस करने के लिए ट्रेनिंग देनी है, क्या कंपिटेंस पूरा करने के लिए जो भी एक्शन है वो एक्शन लेना है, और वो एक्शन को रिव्यू भी करना है। देन रिटेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ द कंपिटेंस। अच्छा, जो प्रोसेस ऑनर है उसके कंपिटेंसी का आपको रिकॉर्ड भी रखना है। देन नोट लिखता है अप्लीकेबल एक्शन कैन इंक्लूड फॉर एग्जांपल द प्रिविजन ऑफ ट्रेनिंग टू द मॉनिटरिंग ऑफ द रीअसाइनमेंट ऑफ करंटली एम्प्लॉयड पर्सन। अभी इन चीजों को ध्यान रखना है कि कंपिटेंस वो प्रोसेस ओनर का बना रहे। हम आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कस्टमर फोकस। अभी क्या है कि हमारा 5.1.2 में कहता है कि टॉप मैनेजमेंट सेल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर फोकस बाय इंश्योरिंग दैट। अभी क्या है कि हमें एक लीडरशिप डिफाइन करना पड़ेगा जो कस्टमर को फोकस करता रहे हमेशा, और वो किन चीजों का ध्यान रखेगा, वो इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। तो सबसे पहले क्या है, कस्टमर एंड अप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखेगा। डिटरमाइन अंडरस्टूड एंड कंसिस्टेंसी मेट, जो हमारा क्वालिटी का कंसिस्टेंसी है वो मेट होना चाहिए। देन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर द इफेक्ट कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसके जो कंफर्मिटी को यदि नहीं मीट करता तो उसको पहले से आइडेंटिफाई करना उस रिस्क को। एंड देन द फोकस ऑफ इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेंटेन्ड। अच्छा, हमें उस चीजों पे ध्यान देना है कि जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो पाए और मेंटेन रह पाए। देन है हमारा 5.2 पॉलिसी, और 5.2.1 है एस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी। टॉप स्टैंडर्ड कहता है टॉप मैनेजमेंट शैल एस्टैब्लिश इंप्लीमेंट एंड मेंटेन ए क्वालिटी पॉलिसी। अभी क्या कहता है टॉप मैनेजमेंट को कि टॉप मैनेजमेंट को एक पॉलिसी बनाना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए, और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? बातें हैं इज अप्रोप्रिएट टू द पर्पज एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट इट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अभी क्या क्वालिटी पॉलिसी ऐसी होना चाहिए जो उसके कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट हो और ऑर्गेनाइज को सपोर्ट करे उसके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को मीट करने में। देन है बी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्ट। अभी क्या है, क्वालिटी पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि क्वालिटी पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट करने में फ्रेमवर्क हो। इंक्लूड्स ए कमिटमेंट टू सेटिस्फाई अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स। अभी क्या है, उसमें एक कमिटमेंट होना चाहिए कि जिससे कि अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को हम मीट कर पाए। देन उसमें कमिटमेंट होना चाहिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। अभी बोलता है स्टैंडर्ड कि आपने क्वालिटी पॉलिसी बनाया, क्वालिटी पॉलिसी बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा, अब क्वालिटी पॉलिसी को आपको कम्युनिकेट करना है। इसको क्या करना है, बी अवेलेबल एंड मेंटेन्ड एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। क्वालिटी पॉलिसी जो है एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन रहना चाहिए। एंड देन दूसरा बात क्या बोलता है, टू बी कम्युनिकेटेड अंडरस्टैंड एंड अप्लाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें डिस्प्ले होना चाहिए और कम्युनिकेटेड होना चाहिए। बी अवेलेबल टू रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज एप्रोप्रिएट। आपके क्वालिटी पॉलिसी जो है आपके सप्लायर पे भी कम्युनिकेट होना चाहिए, आपके इंटरेस्टेड पार्टीज पे भी कम्युनिकेट होना चाहिए। अभी क्या है, जब भी आपके ऑडिटर आते हैं इन तीनों पॉइंट को लेकर के आपको एनसी दे सकते हैं, तो ये तीनों मेन पॉइंट आपके हैं और आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देन मैं ये बात करूंगा कि 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज।
top management shall ensure that the roles, responsibilities and authority are relevant. Roles are assigned, communicated and understood within the organization. अभी क्या है कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बनाएंगे वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। फिर क्या बोलता है स्टैंडर्ड बोलता है टॉप मैनेजमेंट शैल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर ensuring the quality management system conform to the requirement this international standard। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ध्यान में रख करके आपको बनाना है। देन इंश्योरिंग दैट द प्रोसेसेस आर डिलीवरिंग देयर इंटेंडेड आउटपुट। अभी क्या डिफाइन करना है कि जो उसके प्रोसेसेस हैं वो इंटेंडेड आउटपुट को डिलीवर कर रहे हैं। and reporting on the performance of the quality management system and the opportunities for the improvement। अभी क्या है अपने को इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, इस तरीके से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है कि रिपोर्टिंग जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अपॉर्चुनिटीज और इम्प्रूवमेंट के लिए जो रिपोर्टिंग है और जो इनपुट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है। देन डी बोलता है इंश्योरिंग द प्रमोशन ऑफ द कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर फोकस को इनहांस करने के लिए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है। देन इंश्योरिंग दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है और उसकी इंटीग्रिटी को बनाने के लिए आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते समय इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से उसकी अथॉरिटी बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Then a 5.3.1 organization roles, responsibility and authorities supplemental। ये आप देखेंगे टॉप मैनेजमेंट शैल असाइन पर्सनल विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू इंश्योर दैट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर मेट। दिस असाइनमेंट शैल बी डॉक्यूमेंटेड। आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी किसी को देंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए उसको एक डॉक्यूमेंटेड करेंगे। देन दिस इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू द selection of the special characteristics, setting quality objective and the related training, corrective and preventive action, product design, development, capacity analysis, logistic information, customer scorecard and customer portal। इन सब चीजों की जिम्मेदारी किसी एक बंदे की होगी, किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन की होगी, किसी एक डिपार्टमेंट की होगी, बट नॉट लिमिटेड टू दिस। आपके लिए और भी यदि कस्टमर कुछ और भी ऐड ऑन करता है, मैनेजमेंट कुछ और भी ऐड ऑन करता है तो उसको ऐड ऑन कर करके भी आप अपने किसी पर्सनल को रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आप असाइन कर सकते हो। देन है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट, ये बोलता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड और उसके करेक्टिव एक्शन से लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डिफाइन करने पड़ेंगे। आप टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर, आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के लिए। अथॉरिटी टू स्टॉप शिपमेंट, आप क्वालिटी पर्सन, क्वालिटी हेड या क्वालिटी इंचार्ज जो कस्टमर प्रोडक्ट बनाता है और उसको टेक केयर करता है, उसके आप जेडी में आप ये डाल सकते हैं स्टॉप शिपमेंट के लिए। तो ये भी एक वीवीआई पॉइंट होते हैं, ये हमारा वीवीआई पॉइंट है। आप देखिए ऑडिट ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट है। तो स्टॉप शिपमेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे लिखी हुई है, आपके जेडी में किसके आदमी में लिखी हुई है, ये भी चेक करना है। Then note बोलता है due to the process design in some industries it might be not always possible to stop production immediately। In this case the affected batch must be contained and shipped to the customer prevented। Personnel with authority and responsibility for corrective and promoting informed for the product and processes that do not conform the requirement to ensure that the non-conforming product is not shipped to the customer and that all potential non-conforming product is identified and segregated। अभी आप समझ लीजिए कि ये सारी चीजें यदि आपके पॉसिबल नहीं है कि किसी इंडस्ट्रीज में स्टॉप शिपमेंट करना इमीडिएटली, तो देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होना चाहिए कि वो शिपमेंट में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, मतलब प्रोडक्शन में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उसको सही तरीके से सेग्रीगेट करेगा, आइडेंटिफाइड करेगा और प्रिवेंट करेगा कि वहां पे कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना पहुंच पाए कस्टमर एंड पे। देन प्रोडक्शन ऑपरेशन across all shifts are staffed with the personnel in charge of the delegated responsibility for ensuring the conformity of the product। जो आप सेग्रीगेट करेंगे, जो डिफेक्ट आप प्रिवेंट करेंगे वो ऑल शिफ्ट में कम्युनिकेट करेंगे और ऑल शिफ्ट से वो कम्युनिकेट होना चाहिए कि ये हमारी आगे नहीं बढ़ेगा।
देन है हमारा कि क्लॉज 5 को हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें थी और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉज नंबर 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, देन बिजनेस प्लान और प्रोसेस चाहिए, देन एंटी ब्रेवरी पॉलिसी, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स एस्केलेशन विसिल ब्लोअर पॉलिसी चाहिए, कम्युनिकेट चाहिए एंड आइडेंटिफाई प्रोसेस ओनर को आइडेंटिफाई करना है, इंश्योर देयर कॉम्पिटेंस, वो प्रोसेस ओनर के कॉम्पिटेंस को इंश्योर करना है, मॉनिटर करना है, एंड फोकस ऑन इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इनहांस करने के लिए काम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डेवलप करना है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डेवलप करने के लिए करने के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी है। देन एस्टेब्लिश क्वालिटी पॉलिसी विद द कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी पॉलिसी। अभी क्या कहता है कि क्वालिटी पॉलिसी बनानी है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनानी है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देना है अमंग द एम्प्लॉय क्वालिटी पॉलिसी का, और उसे इम्प्लीमेंट करना है और डिस्प्ले करना है हर जगह। देन ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन सबका होना चाहिए, डेली वर्क मैनेजमेंट सबका होना चाहिए, और डेली वर्क मैनेजमेंट में उसकी अथॉरिटी और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लियरली डिफाइंड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे इसमें स्टैंडर्ड में, वो चीज वहाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्लॉज नंबर 6 है। क्लॉज नंबर 6 क्या कहता है, प्लानिंग। अभी देख लीजिए कि क्लॉज नंबर 1, 2 और 3 ये जो था नॉन ऑडिटेबल था। क्लॉज नंबर 4, 5 और 6 और 7 ये हमारा प्लानिंग फेज है। क्या है, प्लानिंग पी। और डी वाला जो फेज है वो हमारा है 8, और जो सी वाला फेज है वो हमारा 9, और जो जो हमारा पीडीसीए ए वाला जो फेज है वो है 10। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। देन उसी तरीके से हमें क्लॉज क्लॉज हमारा जो है 6 उसके बारे में हम जानेंगे। क्लॉज 6 कहता है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है। व्हेन प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द इश्यूज रेफर्ड इन 4.1। 4.1 में जो आपने कंसीडर डिटरमाइन किया था एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, उसके अगेंस्ट में जो एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज है उसके अगेंस्ट में आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है। और 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं, गिव एश्योरेंस दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट। अभी हर जगह बात होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटेंडेड रिजल्ट मीट करने के लिए, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटेंडेड रिजल्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमें क्या करना है, इनहांस डिजायरेबल एंड इफेक्ट्स। अभी क्या करना है, जो हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसके समय हमें ये चेक करना है कि इनहांस है, डिजायरेबल इफेक्ट्स है, देन प्रिवेंट रिड्यूस एंड अंडर साइड इफेक्ट्स, अचीव इम्प्रूवमेंट। इन सब तीनों चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा इंटेंडेंट रिजल्ट जो मीट करे। ठीक है, ये हमारा इंटेंडेंट रिजल्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। देन 6.1.2 द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान टू एक्शन टू एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ टू। अब और इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना पड़ेगा कि जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं और जो आपने एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं वो कैसे आप उसको एड्रेस करेंगे, कैसे उसकी मिटिगेट करेंगे, उसको आपको प्लान करना पड़ेगा। और किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द एक्शन इनटू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी 4.4 में जो आपने क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेसेस पढ़े थे उसको इंटीग्रेट करना है, एक दूसरे से लिंक करना है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाना है। देन है इवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्शंस। जो एक्शंस आपने लिया रिस्क और अपॉर्चुनिटी को मिटिगेट करने के लिए उसको इवोल्यूएट करना है। जैसे कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ईयरली अपडेट करते हैं और उसकी डेट को लिख देते हैं और रिव्यू कर लेते हैं। देन एक्शन टेकन टू एड्रेस द रिस्क अपॉर्चुनिटी शैल बी प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कंफर्मिटी एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी क्या करना है अपने को कि जो हमें एक्शन हम लेंगे वो पोटेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज पे। उस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। देन नोट बोलता है ऑप्शन टू एड्रेस रिस्क कैन इंक्लूड अवॉइडिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू pursue the opportunity, eliminate the risk source, changing the likelihood and consequence, sharing the risk और retaining risk by informed decision। फिर नोट 2 बोलता है opportunities can lead to be the adoption for new practices, launching new product, opening new market,
addressing new customer, building partnership, using new technology and other desirable and variable possibilities to address the organization and its customer। अभी क्या करना है, आपका रिस्क जो और अपॉर्चुनिटी है वो इस तरीके से होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट लाने के लिए न्यू बिजनेस आएगा, न्यू एड्रेस रिस्क आएगा, न्यू बिल्डिंग पार्टनरशिप होगी, न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे तब किस तरीके का रिस्क आएगा, वो सब चीज भी आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है और प्लान करना है, एक्शन करना है कि उसको कैसे मिटिगेट करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, रिस्क एनालिसिस। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंक्लूड इन इट्स रिस्क एनालिसिस एट ए मिनिमम, कम उसकी रिस्क एनालिसिस करने के लिए मिनिमम इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ए, लेसन लर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट रिकॉल, अभी हमारा कोई प्रोडक्ट रिकॉल होता है तो वहां से लेसन लर्न रखना है। देन उसके बाद है प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट में जो पॉइंट आए हैं वो हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में आएगा। देन फील्ड रिटर्न, मतलब मार्केट क्लेम, वारंटी क्लेम जो आए हैं वो हमारा रिस्क एनालिसिस में आएगा। देन रिपेयर, जितने भी चीजें हम रिपेयर किए हैं वो आएगा। कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट, इन हाउस कंप्लेंट रिस्क एनालिसिस में आएगा। स्क्रैप रिकॉर्ड हमारा रिस्क एनालिसिस में आएगा, स्क्रैप कैसे किए, क्यों करना पड़ा। देन रिवर क्यों करना पड़ रहा है, रिवर की क्या पीपीएम है। बी नंबर, साइबर अटैक थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, साइबर अटैक ना हो जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम पे, उसका भी हमें रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस, अभी रिस्क एनालिसिस का रिजल्ट जो आएगा ना उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन करके रखना है और उसे कम्युनिकेट करना है अपने सेफ्टी मेंबर में, ऐसा स्टैंडर्ड आपको करने के लिए कहता है। देन 6.1.2.2, अब इसमें देखते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट एक्शन एलिमिनेट द कॉज ऑफ potential non-conformity in order to prevent their occurrence. Prevention actions shall be appropriate to the severity of the potential issues। अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये कहना चाह रहा है कि आप प्रिवेंटिव एक्शन, आप ऐसा एक्शन लीजिए जिससे कि वो अकरेंस पे काम हो और ऐसा प्रिवेंटिव हो कि वो दोबारा पोटेंशियल इशू जिंदा ना हो, उसकी सिविटी कम हो जाए। देन है ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश ए प्रोसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अभी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना है प्रोसेस, अभी एक ऐसा प्रोसेस एस्टेब्लिश करना है जो लेसन द इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करे जो हमारा रिस्क है उसके अकॉर्डिंग, और वो करने के दौरान आपको ध्यान रखना है डिटरमाइनिंग पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मिटीज एंड देयर काउज, कि किसी भी डिफेक्ट का, किसी भी इशूज का क्या पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मिटीज है, उसके क्या रीजंस हैं। देन इवोल्यूटिंग द नीड्स फॉर एक्शन टू प्रिवेंट अकरेंस in non-conformities and determining and implementing action needed। फिर बोलता है क्या कि आपको बोलता है क्या कि documented information for the action taken, reviewing the effectiveness of the preventive action, utilizing lesson learned, prevent recurrence in similar processes। अब इस तरीके से ये सारी चीजों का ध्यान रखना है जब हमें एक्शन करना है, रिस्क एनालिसिस करनी है। देन हमें बात करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के बारे में। अभी बोलता है स्टैंडर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द नॉलेज नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेसेस एंड टू अचीव द कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी क्या है, जो नॉलेज चाहिए हमें प्रोसेसेस करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, वो रिक्वायर्ड है, वो चाहिए ही चाहिए। दिस नॉलेज शैल बी मेंटेन एंड बी मेड अवेलेबल टू द एक्सटेंट नेसेसरी। अब नॉलेज का कहने का मतलब ये हो गया कि कोई न्यू तरीके का सॉफ्टवेयर है, कोई ट्रेनिंग वीडियो है, कोई मैनुअल है, कोई सीडी है, किसी तरीके का ट्रेनर है, तो उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो नॉलेज हमें गेन हुई या नॉलेज कहीं पे प्रिजर्व या स्टोरेज है, तो उसको हमें सही तरीके से अपने को एड्रेस करना है और उसमें क्या चेंजिंग नीड है वो चेंज करना है और उसको मेंटेन रखना है। फिर बोलता है द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर इट्स करेंट नॉलेज एंड डिटरमाइन हाउ टू एक्वायर और अक्रॉस द नेसेसरी एडिशनल नॉलेज टू रिक्वायर अपडेट। अभी उसमें कोई अपडेट है तो अपडेट करेगा, नहीं तो उसको मेंटेन करेगा। नोट दिया हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इज नॉलेज स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज जनरली गेन्ड बाय द एक्सपीरियंस, इट इज इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू शेयर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अभी कैसे ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इस तरीके से रखना है कि स्पेसिफिक होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट करे। देन नोट 2 है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज कैन बी बेस्ड ऑन द इंटरनल सोर्सेस, intellectual property, knowledge gained from the experience, lesson learned from the failures and the successful project, capturing the sharing uncontrolled
undocumented knowledge, experience, the result of improvement in the processes, product and services, external sources of standard, academia, conference, gathering, customers and external providers. अभी स्टैंडर्ड बोलता है कि यदि आप एक मैनेजर हो और आपके काम के दौरान आपको कोई ट्रेनिंग मिली ऑर्गेनाइजेशन से, कोई विजिट हुआ, कोई कस्टमर आया, कोई न्यू मॉडल आया, कोई फेल्योर हुआ, कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ, उन सब से चीज़ों से जो आपको नॉलेज मिली है, वो नॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा और एज ए ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज उसको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा और अपने सबऑर्डिनेट, जूनियर और जो भी चेंजेस हैं उसको चेंज और अपडेट मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कंटीजेंसी प्लान। आप सारे लोग जानते हैं कि कंटीजेंसी प्लान जो होता है, हमारे जो प्लान इक्विपमेंट्स हैं, प्लान रिसोर्स हैं, वो फेल होने के लिए सेकेंड लाइन हम डिफाइन रखते हैं, उसको कंटीजेंसी प्लान कहते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स जो है हमारे एडेड हैं, जिसमें हम बाकी पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क to all manufacturing processes and infrastructure equipment essential to maintain production output and to ensure that the customer requirement are met। अभी क्या है, कस्टमर रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए हमें कंटीजेंसी प्लान बनानी पड़ती है। अभी कंटीजेंसी प्लान बनाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। डिफाइन कंटीजेंसी प्लान अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड इम्पैक्ट टू द कस्टमर। कस्टमर के पास रिस्क का क्या इम्पैक्ट है, उस हिसाब से आप एक कंटीजेंसी प्लान बनाएंगे। प्रिपेयर कंटीजेंसी प्लान टू कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई in the event of any of the following but not limited to the key equipment failure। अभी क्या है कि अपने मशीन के फेलियर और कंट्रोल्स के फेलियर के अगेंस्ट में कंटीजेंसी प्लान आपको बनाने हैं। देन इंटरप्शन फ्रॉम द एक्सटर्नली प्रोवाइड प्रोडक्ट, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज, रिकरिंग नेचुरल डिजास्टर, फायर, पेंडेमिक, यूटिलिटी इंटरप्शन, साइबर अटैक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, लेबर शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन। ये इन सारी चीजों को लेकर करके आपको कंटीजेंसी प्लान बनाना है, बट नॉट लिमिटेड टू दिस। इसके अलावा भी यदि आपको आइडेंटिफाइड होता है, मैनेजमेंट कहती है, तो आप उसको ऐड करके आगे बढ़े सकते हैं। देन है इंक्लूड एज ए सप्लीमेंट टू द कंटीजेंसी प्लान्स एज नोटिफिकेशन प्रोसेस टू द कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर द एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द एनी सिचुएशन इम्पैक्टिंग कस्टमर ऑपरेशन। अभी क्या है, कोई इशू हो तो कंटीजेंसी प्लान से रिलेटेड कोई इशू होती है तो कस्टमर पे और अपने इंटरेस्टेड पार्टीज पे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। देन पीरियडिकली टेस्ट कंटीजेंसी प्लान इफेक्टिवनेस। अभी अपने कंटीजेंसी प्लान को पीरियडिकली चेक करना पड़ेगा, सिमुलेशन करना पड़ेगा और प्रिपेयर उसकी रिगार्डिंग रिव्यू करनी पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को भी अपने को चेक करना पड़ेगा। कंडक्ट कंटीजेंसी प्लान रिव्यू एट मिनिमम एनुअली, और साल में एक बार आपको कंटीजेंसी प्लान की रिव्यू करनी पड़ेगी। और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा, जिसमें टॉप मैनेजमेंट से लेकर के अदर टीम रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट द कंटीजेंसी प्लान, उसको डॉक्यूमेंट को रिटेंड करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। कंटीजेंसी प्लान शैल इंक्लूड द प्रोविजन टू वैलिडेट दैट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू मीट कस्टमर स्पेसिफिकेशन आफ्टर द रीस्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉलोइंग एन इमरजेंसी इन विच प्रोडक्शन वाज स्टॉप एंड इट रेगुलर शटडाउन प्रोसेसेस वेयर नॉट फॉलोड। यदि अभी मान लेते हैं कंटीजेंसी प्लान यूज किया जाता है तो उसके बाद के बने हुए प्रोडक्ट को हमें सही तरीके से थोड़ा वेरीफाई करना है, कस्टमर को और सप्लायर को और इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड ए कंटीजेंसी प्लान डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग अवेयरनेस। अभी क्या है कि हमें ये एसआई में ऐड हुआ है कि कंटीजेंसी प्लान की ट्रेनिंग और अवेयरनेस हमें सारे एम्प्लॉय को भी देनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। इसमें क्या बोलता है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट द रिलेवेंट फंक्शन लेवल्स प्रोसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनानी है हर लेवल के लिए, हर लेवल के एम्प्लॉय के लिए, हर लेवल हर प्रोसेसेस के लिए, सारे प्रोसेसेस ऑनर के लिए केपाई बनानी है और उसको मॉनिटर करना है। द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेल, अभी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होगा हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला बोलता है बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी से हमें कंसिस्टेंट रखना है। देन है बी मेजरेबल, क्वालिटी पॉलिसी जो है मेजरेबल होगा, ऑब्जेक्टिव में हमारा टारगेट होगा। टेक इनटू अकाउंट अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, अभी क्या है कि हमें जो अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट है वही हमें अकाउंट में लेना है। देन बी रेलेवेंट टू द कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टू एनहांसमेंट
ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट सर्विस के रिक्वायरमेंट को रेलेवेंट को मीट करने के लिए हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनानी है और इसको मॉनिटर करना है, देन इसको कम्युनिकेट करना है, इसको मॉनिटर भी करना है और इसको कम्युनिकेट भी करना है, एंड टू बी अपडेट अप्रोप्रिएट, और इसको सही तरीके से अपडेट भी करना है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को हमें मेंटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट है हमारा 6.2.2 व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव दैट ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन व्हाट विल बी डन, क्या करना है हमें, क्या डिटरमाइन करना है, व्हाट विल बी डन, क्या करना है हमें, व्हाट रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड, क्या रिसोर्स लगेगी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा रिसोर्स देने के लिए, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, और कब इसको किया जाएगा, एंड हाउ टू रिजल्ट विल बी एवोल्यूटेड। मतलब कि जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं तो बिजनेस प्लान में ये सारी चीजें होंगी कि क्या क्या हमें बिजनेस प्लान में रिव्यू करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, और कौन उसको करेगा, किस तरीके से करेगा, कब करेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी। देन 6.2.2.1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम, टॉप मैनेजमेंट शैल ensure that quality objective to meet customer requirement are defined, established and maintained for relevant functions, processes and levels throughout the organization। अभी क्या है कि इसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को कस्टमर से मीट कराना है, रिक्वायरमेंट एंड डिफाइन करना है, एस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है, रेलेवेंट फंक्शन प्रोसेस और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। द रिजल्ट टू ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू रिगार्डिंग द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर रेलेवेंट रिक्वायरमेंट शैल बी कंसीडर्ड when the organization establishes its manual and the minimum quality objective and related performance target internal and external। या भी क्या है कि जो हमें ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करना है रिगार्डिंग इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर रिलेवेंट रिक्वायरमेंट आर कंसीडर्ड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस इट्स एनुअल एट ए मिनिमम, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को कम से कम साल में एक बार तो रिव्यू करना ही करना है। Then next देखते हैं प्लानिंग ऑफ चेंजेस, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द नीड्स फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, द चेंजेस शैल बी कैरीड आउट इट्स प्लान्ड मैनर। अभी क्या है कि जो हमें चेंज करना है उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा एंड उसके प्लान मैनर में उसको चेंज करना पड़ेगा और उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अभी क्या है कि जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करेंगे तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो हम देखते हैं। पहला क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द पर्पस ऑफ द चेंजेस एंड देयर पोटेंशियल सीक्वेंसेस। अभी क्या उसका चेंजेस करने के बाद क्या क्या दिक्कत होगा और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो ध्यान देना है। द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी मीट करे और फेल ना करे उस पर भी हमें ध्यान देना है। देन द एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, अभी रिसोर्स की एबिलिटी होनी चाहिए उस पर भी ध्यान देना है। द एलोकेशन और रिलोकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज को एलोकेशन और अथॉरिटीज को रिलोकेशन करना पड़ेगा। देन हम देखते हैं कि क्लॉज 6 में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क में हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें रिस्क एनालिसिस करना है, कंटीजेंसी प्लान बनाना है, लेसन लर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट रिकॉल, प्रोडक्ट ऑडिट, फील्ड रिटर्न, रिपेयर्स, कंप्लेन, स्क्रैप एंड रिवर्क, इन सब चीज़ों को लेकर करके हमें रिस्क एनालिसिस में डालना है। देन प्रिवेंशन एक्शन के लिए हमें देखना है कि रिस्क एनालिसिस इस तरीके से करना है कि जो हमारा एनालिसिस का पार्ट है वो प्रिवेंटिव एक्शन की तरीके से हो। देन क्वालिटी ऑब्जेक्ट एंड प्लानिंग टू अचीव देम में हम क्या करना है, हमें बिजनेस लर्निंग सीट एंड मॉडल लर्निंग सीट बनानी है जिसमें से हमें पता चलेगा कि क्या हमें बिजनेस प्लानिंग बनानी है, बिजनेस प्लानिंग की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिव्यू मेथड और मैकेनिज्म डिफाइंड होगा। देन प्लानिंग ऑफ चेंजेस, यदि हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा और प्लानिंग के थ्रू ही करनी पड़ेगी और उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट हम